से। जिसका नाम है दी नोटबुक। एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में, जहां डन स्मिथ एक आदमी से पूछताछ कर रहा था। ये आदमी वही है जो पहले एपिसोड में क्लाइन का पीछा कर रहा था और इसका नाम जेनकिंस है। डन अपनी बियॉन्डर वाली पावर का इस्तेमाल करके जेनकिंस के सपने में झांकता है और उसे पता चलता है कि एंटीगोनस फैमिली की किताब इसके पास थी, लेकिन इसने वो किसी और को बेच दी। लेनर्ड उसकी गर्दन के पीछे एक सिंबल भी देखता है और समझ जाता है कि ये आदमी सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता है। अभी के लिए समझ लो कि सीक्रेट ऑर्डर बुरे लोगों का ग्रुप है। खैर, ये समझ जाते हैं कि सीक्रेट ऑर्डर वाले भी एंटीगोनस नोटबुक के पीछे लगे हुए हैं और वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन लोगों को वो नोटबुक सीक्रेट ऑर्डर से पहले ढूंढनी होगी। तभी इन्हें एक आदमी आकर बताता है कि क्लाइन को नोटबुक के बारे में कुछ पता चला है। पिछले एपिसोड में क्लाइन को पता चला था कि ओरिजिनल क्लाइन उस किडनैपर वाले घर में जा चुका है और उसके ठीक सामने वाले कमरे में ओरिजिनल क्लाइन एंटीगोनस नोटबुक देकर आया था। ये सब लोग वापस उस किडनैपर वाले घर में जाते हैं और उस कमरे में इन्हें एक औरत की लाश मिलती है जो सड़ रही थी। लेनर्ड बोलता है कि इसके ठीक सामने वाले कमरे में किडनैपर्स उस बच्चे को लाए थे। कितने इत्तेफाक की बात है, इन्हें कमरे में कोई नोटबुक नहीं मिलती और जिस औरत की यहाँ लाश पड़ी है इसका एक बेटा भी है, रे बीबर। तो इन्हें लगता है कि वो ही नोटबुक लेकर भागा होगा। ये अब क्लाइन से कहते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करके रे बीबर की लोकेशन का पता लगाए। क्लाइन अपनी पावर यूज करता है, लेकिन उसकी छड़ी कमरे में घूमने लगती है और वो क्लाइन को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन डन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि कोई दूसरी शक्ति क्लाइन के काम में टांग अड़ा रही है, तो इन्हें किसी दूसरे तरीके से रे बीबर की लोकेशन पता करनी होगी। इसके बाद हम डन और क्लाइन को चाइनीस गेट के सामने देखते हैं, जहां डन क्लाइन के नए सूट की तारीफ करता है और उसे एक पेंडुलम भी देता है जो कि उसकी पावर यूज करने में हेल्प करेगा। डन बताता है कि होली कैथेड्रल से उन्हें परमिशन मिल गई है कि वो ग्रेड 2 का सील्ड आर्टिफैक्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सील्ड आर्टिफैक्ट्स पावरफुल आइटम होते हैं जिन्हें बियॉन्डर किसी टूल की तरह यूज कर सकते हैं और इस आर्टिफैक्ट का यूज ये लोग रे बीबर को ढूंढने में करने वाले थे। ये आर्टिफैक्ट बैकलैंड वाले ऑफिस में था और वहाँ से इनके शहर टिंगेन लाया जा रहा था। बैकलैंड से 3 लोग उस आर्टिफैक्ट को लेकर आते हैं जिनके नाम थे बोर्गिया और हार्सन। ये दोनों सीक्वेंस 7 और 8 के बियॉन्डर्स हैं। इनके साथ डेली नाम की एक लड़की भी थी जो सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर है। डेली से क्लाइन एपिसोड 1 में भी मिला था जब वो उसके माइंड में झांकने आई थी। हार्सन बोलता है कि हमारा मिशन बहुत खतरनाक है, इसमें हमें सियर वाले बियॉन्डर को नहीं ले चलना चाहिए क्योंकि इसके पास लड़ने की कोई पावर नहीं है। जो आर्टिफैक्ट ये लोग लेकर आए थे उसका नाम है 2049। डन पूछता है कि 2049 थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? हार्सन कहता है कि अगर तुम्हारा शक सही है कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का ही कोई वंशज है तो उसे ढूंढने के लिए 2049 से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट एंटीगोनस फैमिली ने ही बनाया था। खैर, ये लोग आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने वाले थे। हार्सन अब सबसे कहता है कि अपना एक हाथ उठाकर ऊपर नीचे करते रहो और कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। क्लाइन सोचता है कि ये क्या मजाक है, ऐसे तो स्कूल के बच्चों को पीटी करवाते हैं, लेकिन सब कर रहे थे तो क्लाइन भी ये एक्सरसाइज करने लगता है। इसके बाद ये लोग आर्टिफैक्ट को खोल देते हैं और उसके अंदर से एक जोकर जैसा पपेट निकलकर बाहर आता है, जो शुरू में तो क्लाइन को बहुत क्यूट लगता है, लेकिन ये पपेट क्लाइन पर ही हमला कर देता है। क्लाइन का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था, जैसे वो भी एक कठपुतली बनने वाला हो। पर तभी लेनर्ड पीछे से धक्का देकर क्लाइन को नॉर्मल कर देता है। ये डॉल असल में लोगों को पपेट बनाकर कंट्रोल कर सकता है। ये अपने आसपास 5 मीटर के दायरे में किसी भी इंसान को अपना टारगेट बना सकता है, लेकिन एक मामूली धक्का देकर उस इंसान को डॉल के चंगुल से निकाला जा सकता है, जैसे अभी लेनर्ड ने किया। ये डॉल अब क्लाइन के पीछे पड़ जाता है। डन कहता है कि क्लाइन के पास एंटीगोनस की नोटबुक थी, शायद उसी लिए ये डॉल क्लाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इतने में वो डॉल डन को भी अपना टारगेट बना लेती है और डेली धक्का मार के उसे नॉर्मल कर देती है। इसीलिए ये लोग अपना हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे ताकि अगर ये डॉल किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो बाकी लोगों को पता चल जाए और वो धक्का मार के उसे बचा ले। लेनर्ड अब डॉल के सामने रे बीबर का कोट पटक देता है, जिसे देख ये डॉल गुस्सा हो जाता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का वंशज है और ये उसकी लोकेशन तक इन्हें ले
ले जा सकता है। ये लोग अब बाहर निकल जाते हैं और बाहर भी ये लोग अपना हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे, जिससे क्लाइन को बहुत शर्म आ रही थी। दूसरी तरफ रे बीबर को हम एक पुराने से वेयरहाउस में देखते हैं, जहाँ वो एंटीगोनस नोटबुक की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो एक रिचुअल भी परफॉर्म करता है और नोटबुक को अपने पेट के अंदर समा लेता है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो एक मॉन्स्टर जैसा बनने लगता है। तभी यहाँ पर एक जोकर आता है और इसे भी हमने पहले एपिसोड में देखा था। ये जोकर भी सीक्रेट ऑर्डर का हिस्सा है और यहाँ नोटबुक लेने आया था, पर वो नोटबुक तो रे बीबर ने अपने पेट में डाल ली थी। तभी वो देखता है कि डन और बाकी नाइट हॉक्स भी यहाँ आ गए हैं, जिन्हें देखकर ये जोकर खुश हो जाता है। डन और बाकी लोग यहाँ उस डॉल के जरिए आए थे। क्लाइन अपनी पावर का इस्तेमाल कर बताता है कि उस वेयरहाउस में कुछ तो खतरनाक है। तभी उसका दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है, जो कि रे बीबर ही था। अब क्लाइन को छोड़कर बाकी सब बियॉन्डर उससे लड़ने लगते हैं। लेनर्ड अपनी पोयम सुनाकर उसे सुलाने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर पे उसका असर नहीं होता। डन डेली से कहता है कि इसकी कमजोरी का पता लगाओ, ये मर चुका है और उस नोटबुक के कंट्रोल में है। डेली आई ऑफ डेड स्किल का यूज करती है और मॉन्स्टर की कमजोरी पता लगा लेती है, लेकिन इन्हें कम से कम 3 सेकंड्स के लिए मॉन्स्टर को पकड़ के रखना होगा। डन अब अपनी पावर का यूज कर मॉन्स्टर को बांध देता है और तभी क्लाइन को भी कुछ होता है और उसे मॉन्स्टर के पेट में वो नोटबुक दिखने लगती है। मॉन्स्टर के अंदर से अब स्पाइक्स निकलने लगते हैं, जिनसे डन और लेनर्ड घायल हो जाते हैं और मॉन्स्टर इनकी पकड़ से छूट रहा था। तो क्लाइन अब नाइट स्लम्बर नाम की स्किल यूज करता है और उस मॉन्स्टर को सुला देता है। डेली अब उस मॉन्स्टर के पास जाके उसे गुब्बारे की तरफ फोड़ देती है, पर इसमें डेली भी घायल हो गई थी और उसे हीलिंग पोशन देके ठीक किया जाता है। खैर, क्लाइन अब उस एंटीगोनस नोटबुक को उठा लेता है और तभी वो जोकर पीछे से आकर नोटबुक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डन उसे गोली मार देता है। पर ये सिर्फ एक छलावा था। डन क्लाइन से कहता है कि नोटबुक को छुपा लो और 2049 के पास बिल्कुल मत जाना। ये जोकर सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर था, यानी वो इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अकेला ही इन सब पे भारी पड़ने लगता है और ये फाइट सीन कमाल का था। वो बिल्कुल किसी सर्कस के जोकर की तरह कलाबाजियां दिखा रहा था और कोई अटैक उसे छू भी नहीं पा रहा था, लेकिन क्लाइन की गोली उसके पेट में लग जाती है। पर वो जोकर उस घाव को अपने पेट से अपने हाथ में ट्रांसफर कर लेता है। इसके बाद वो सबको चकमा देते हुए 2049 का बॉक्स खोलकर उसे आजाद कर देता है, जो बाहर आते ही सबको फ्रीज कर देता है और उन्हें पपेट बनाने लगता है। वैसे तो वो एक साथ 2 लोगों को ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एंटीगोनस नोटबुक की वजह से उसकी पावर और भी बढ़ गई थी। क्लाइन सोचता है कि उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो उसे आजाद कर सके। वो अब अपने रिचुअल वाले मंत्र पढ़कर ग्रे फॉग वाली दुनिया में चला जाता है, जिससे वो पपेट के कंट्रोल से बाहर आ गया था। क्लाइन अब वापस असली दुनिया में जाता है और ऐसा नाटक करता है कि वो तो अब भी पपेट के कंट्रोल में है। वो जोकर अब क्लाइन के पास आता है और उससे कहता है कि वो नोटबुक मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। क्लाइन को छोड़कर बाकी सब लोग बेहोश हो गए थे, पर हम देखते हैं कि लेनर्ड भी अपनी शैडो की वजह से जाग गया था। खैर, ये जोकर भी सीयर पाथवे का बियॉन्डर है, बिल्कुल क्लाइन की तरह। क्लाइन सीक्वेंस 9 पर है और ये जोकर सीक्वेंस 7 पर है। ये क्लाइन को उसके अगले सीक्वेंस यानी 8 का नाम भी बताता है, जो है क्लाउन, और ये बात अभी तक एक मिस्ट्री थी। क्लाइन अब उस पर अटैक कर देता है और वो जोकर गलती से पपेट की रेंज में चला जाता है और खुद भी फ्रीज होने लगता है। क्लाइन अब इस जोकर को गोली मार देता है और मरने से पहले ये जोकर बोलता है हॉर्नाकिस, जिसका मतलब क्लाइन को भी नहीं पता। इसके बाद पपेट का बॉक्स बंद कर दिया जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। लेनर्ड क्लाइन की तारीफ भी करता है कि तुम तो मेरी तरह स्पेशल हो। खैर, एंटीगोनस नोटबुक को चाइनीज गेट के अंदर बंद कर दिया जाता है और अब क्लाइन उसके खतरे से बाहर है। डन भी क्लाइन की तारीफ करता है कि आज उसने काफी अच्छा काम किया। क्लाइन यहाँ पर उस जोकर की बॉडी भी देखता है। डन उसे समझाता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, इसे मारकर तुमने बहुत लोगों की जान बचाई है। क्लाइन डन को भी बताता है कि उसे अगले सीक्वेंस 8 का नाम पता चल गया है, जो है क्लाउन। अगले दिन हार्सन 2049 को लेकर वापस बैकलैंड जाने लगता है और वो भी क्लाइन की तारीफ करता है कि एक सीक्वेंस 9 होकर भी उसने सीक्वेंस 7 वाले को हरा दिया और उसने क्लाइन से अच्छा सीयर आज तक नहीं देखा। खैर,
ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और डन क्लाइन को भी घर जाके आराम करने को बोलता है। क्लाइन को तभी महसूस होता है कि उसका पोषण डाइजेस्ट हो गया है, जबकि नॉर्मली एक पोषण को डाइजेस्ट करने में 1-2 साल भी लग जाते हैं। क्लाइन को जानना था कि हॉर्नाकिस शब्द का मतलब क्या है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री टीचर से मिलने जाता है जिसका नाम मिस्टर एजिक है। एजिक बोलता है कि उसे भी इस शब्द के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। क्लाइन ने एजिक को नहीं बताया था कि वो एक बियॉन्डर बन गया है और एजिक उसे समझाता है कि वो थोड़ा संभल कर रहे। क्लाइन यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि एजिक कोई मामूली टीचर नहीं है, उसके शैडो में से एक स्केलेटन बाहर निकल कर आता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा